इस कहानी का हीरो है काइल। और जब वो किसी अनजान कमरे में उठता है तो वो वहां खड़ी मेड का हाथ पकड़ लेता है, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वो गुस्से में पूछता है कि वो कौन है और उसके कमरे में क्यों है। वो यंग मेड डरते हुए अपना नाम बताती है और उसे याद दिलाती है कि काइल ने कभी उसकी जान बचाई थी। फिर वो माफी मांगती है कि बिना परमिशन के उसके कमरे में आ गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो सो रहा होगा। काइल उसका हाथ और कस के पकड़ लेता है और उसका नाम उलझन में दोहराता है, जिससे मेड दर्द से करहा उठती है। उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया और इसी रियलाइजेशन से उसका गुस्सा थोड़ा उतरता है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। शुक्र है कि मेड ठीक है, बस उसके हाथ में थोड़ा दर्द होता है। काइल अभी भी कंफ्यूजन में है। वो लड़खड़ाते हुए अपने बिखरे हुए कमरे को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और ये बच्ची मेड ड्रेस में क्यों है। वो काउंटर पर रखी मेडिसिन और खाना देखता है और उसके बारे में पूछता है। अर्जियल उसे बताती है कि ये उसकी मेडिसिन है और आज का खाना, लेकिन उसका पॉरेज ठंडा हो गया है तो उसे फिर से गर्म करके लाना होगा। वो मेड चली जाती है और काइल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसने कहा ये मेडिसिन उसकी है और उसके शरीर को क्या हो गया है। वो धीरे से बेड से उतरता है और पास के मिरर में खुद को पहली बार देखता है। ये तो किसी वीडियो गेम कैरेक्टर का चेहरा है, उसका खुद का नहीं। असल में काइल सुल्तान के शरीर में जो है वो काइल नहीं, वो खुद के बाल घबरा कर उलझाता है और मिरर में देखता है। लाई हियन वू, जो एक फेमस गेम स्ट्रीमर था, किसी तरह फैंटेसी डिफेंस नाम के गेम के कैरेक्टर के शरीर में आ गया था। उसे एहसास होता है कि वो किसी और दुनिया में जाग गया है। ये कैरेक्टर काइल सुल्तारियन एक वीडियो गेम एनपीसी है जो उसके फेवरेट गेम में है। वो सुल्तारियन मार्क्वेस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है जो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए फेमस है। स्टोरी में जब वो प्रोटैगनिस्ट से मिलता है तो हमेशा हार जाता है, यहां तक कि एक विलेन के मिनियन से भी एक ही वार में मारा जाता है। मतलब वो मेन कास्ट का हिस्सा भी नहीं, बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। और लाई हियन वू अब उसी होपलेस कैरेक्टर के शरीर में आ गया है। वो चेक करता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। अपने गाल में पिंच करता है, लेकिन तुरंत दर्द और लाल निशान प्रूव कर देता है कि ये सब रियल है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है और वो मिरर में खुद को देखता है। ली हियन वू, जो फैंटेसी डिफेंस वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 1 प्लेयर था, अब एक बेकार कैरेक्टर बन गया है। फैंटेसी डिफेंस एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जो 2030 तक पूरी दुनिया में फेमस होगा। इसके मुश्किल लेवल्स के कारण कोई भी इसे 10 साल बाद भी क्लियर नहीं कर पाया है। गेम में रेयर क्वेस्ट्स पूरे करने और रेयर आइटम्स मिलने पर ग्लोबल रैंकिंग में स्कोर बढ़ता है। लाई हियन वू ने 10 साल इस गेम को देकर सबको पीछे छोड़ दिया था। वो रेयर मैजिक सर्कल्स और लेजेंडरी कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज जानता था जो कोई नहीं जानता था। वो गेम का लिविंग डिक्शनरी था और उसके स्कोर्स कोई भी बीट नहीं कर सकता था। लेकिन अब इतनी मेहनत के बाद उसे इस कमजोर और बेकार कैरेक्टर के अंदर आना पड़ा। ये तो किस्मत की मार है। ये गेम इतना मुश्किल है कि मेन हीरो भी हायर लेवल्स पार नहीं कर पाता, तो वो खुद कैसे बचेगा। और उसे तो काइल सुल्तारियन का फ्यूचर भी पता है, क्योंकि उसने गेम कई बार खेला है। फैंटेसी डिफेंस का अल्टीमेट गोल है डार्क फोर्सेस को रोकना। इन डार्क फोर्सेस को समन करने वाला सुल्तारियन मार्क्वेस का दूसरा बेटा अडोल्फ होता है। अडोल्फ अपने परिवार का हेड बनना चाहता था और उसने रिबेलियन के लिए डार्क पावर्स का यूज किया। आखिर में पूरा सुल्तारियन एस्टेट बर्बाद हो जाता है और डार्क फोर्सेस का बेस बन जाता है। इस केओस में पावरलेस काइल सुल्तारियन को वो डार्क फोर्सेस बेरहमी से मार देती हैं। शायद अगर वो रिबेलियन के पहले ही एस्टेट छोड़ दे तो बच सकता है, लेकिन वो भी टेम्पररी सोल्यूशन है। असली प्रॉब्लम यह है कि उसके नोबल बॉडी को हर्मेमियम नाम की डिजीज है। ये डिजीज उसके बॉडी में मैना पाथवेज को ब्लॉक कर देती है। इस दुनिया में मैना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि ये ऑरा और मैजिक की सोर्स है। जिसको हर्मेमियम होता है वो ज्यादा दिन जी नहीं पाता, क्योंकि पाथवेज बंद होने से बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि वो 20 साल की उम्र से पहले मर जाएगा। इसका एक ही इलाज है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट से मैना एब्सॉर्ब करे, पर ब्लॉक्ड पाथवेज की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। हर्मेमियम किसी टर्मिनल इलनेस जैसा ही है। काइल को भी यंग एज में ये डिजीज हो गई थी और तब से वो डिस्पेयर में जी रहा था। डेथ का डर, एंजाइटी और होपलेसनेस उसकी पर्सनालिटी को ट्विस्ट कर गई। धीरे धीरे वो अपने परिवार के लिए डिसग्रेस बन गया और उसके फादर ने उसे कमरे में बंद रहने को कहा। वो अपने गुस्से में उबलता रहा कि सब उसे मजाक समझते हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसे अंदर से तोड़ दिया और वो मर गया। मतलब वो कैरेक्टर शुरू से ही होपलेस था। गेम में भी वो हमेशा होपलेस ही दिखता है। टर्मिनल इलनेस के साथ उसकी हॉरिबल पर्सनैलिटी ही वजह थी कि लोग उसे छोड़ देते थे। तो अब लाई हियन वू के पास एक होपलेस कैरेक्टर है जिसके पास ना टैलेंट है, ना एबिलिटी, ना ही लंबी उम्र, खराब पर्सनैलिटी, ऑफुल रेपुटेशन और ऊपर से वो अपने कमरे में बंद है। ये तो नए आरपीजी गेम का नाइटमेयर मोड है। शुरू से ही सब बर्बाद।
चाहे वो कमरे में रहे या भागने की कोशिश करे, एंड में उसकी मौत पक्की है। वो कैसे बचेगा ऐसे स्टैट्स के साथ? नॉर्मली तो रीइंकार्नेशन में कोई ना कोई चीट स्किल तो मिलती है, कम से कम कोई स्टेटस विंडो या कुछ तो होना चाहिए। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक ब्राइट ब्लू ऑर्ब्स उसके चारों ओर चमकने लगे। अभी कुछ देर पहले तो यहां ऐसा कुछ नहीं था। वो नोबल लड़का धीरे से हाथ बढ़ाकर ऑर्ब को छूता है, जिससे उसके हाथ से लाइट निकलती है। लाइट के जाते ही उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है, जिसमें कुछ की मैसेजेस होते हैं। उसे समझ आता है कि अब वो अवेकन हो गया है और उसे दो नए टैलेंट मिलेंगे, स्टेटस विंडो और माइंड्स आई एबिलिटी, जो अब से ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगी। स्टेटस विंडो उसके सामने खुलती है और उसके नए बॉडी के स्टैट्स दिखाती है। उसके पास दो नए टैलेंट हैं, मोनोपाथवेज और माइंड्स आई। मोनोपाथवेज क्या है ये उसे पता नहीं, लेकिन माइंड्स आई से वो लोगो और इक्विपमेंट के डिटेल्ड स्पेक्स देख सकता है। मोनोपाथवेज एक ऐसा नया टैलेंट है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। नाम से लग रहा है कि इसका कुछ कनेक्शन मैजिक से जरूर है, लेकिन मैजिक टैलेंट्स तो आमतौर पर मैना कंपेनियन टैलेंट के अंदर आते हैं। उसे पहले कभी ऐसा टैलेंट दिखा नहीं, फिर भी उसकी गेमर इंट्यूशन कहती है कि ये टैलेंट मैना कंपेनियन से कहीं बेहतर है और शायद ये टॉप टियर टैलेंट भी हो सकता है। जब उसके पास मैना कंपेनियन एबिलिटी थी, तब वो कभी अपनी आंखों से ऐसी ऑर्ब्स नहीं देख पाया था। ये तो प्योर मैना एनर्जी है। अगर उसकी गैस सही है तो वो उसे खुद अब्सॉर्ब कर सकता है। वो नोबल लड़का धीरे से हाथ बढ़ाकर एक प्योर मैना बबल को छूता है। जैसे ही वो छूता है, उसे अपने शरीर में मैना फ्लो होता हुआ महसूस होता है। ये उसके आर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन बीच में रुक जाता है। ये हर्मियम डिजीज का सिम्टम है। ब्लॉक्ड पाथवेज मैना को पूरे शरीर में जाने से रोकते हैं। वो ऑलमोस्ट पूरा मैना फ्लो फील कर ही रहा था, लेकिन ये ब्लॉकेज उसे रोक नहीं पाएगी। प्योर विल पावर से वो मैना को ब्लॉकेज को पार करने के लिए फोर्स करता है और धीरे धीरे वो ब्लॉकेज को पियर्स कर देता है। उसे अपने शरीर में मैना फिर से फ्लो होता हुआ फील होता है। फिलहाल ये एल्बोज तक ही पहुंचा है, लेकिन अगर वो इसी तरह मैना गैदर करता रहा और ब्लॉकेजेस को तोड़ता रहा तो वो हर्मेमियम को भी ओवरकम कर सकता है। अब उसे पता है कि वो मरेगा नहीं, उसके पास उम्मीद है। उधर किचन में अर्जियल ने मास्टर का पॉरेज फिर से गर्म कर लिया है। उसे जल्दी से उसे वापस लेकर जाना है ताकि वो ठंडा ना हो जाए। तभी कुछ मेड्स उसे रोकने आ जाती हैं। वो कहती हैं कि वो खाना काइल को मत देना। वो किचन के दरवाजे को ब्लॉक कर देती हैं। अर्जियल उन्हें थोड़ा कंफ्यूज होकर देखती है। मेड्स उसे समझाती हैं कि लॉर्ड काइल के मिसडीड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने तय किया है कि वो कुछ दिन उसे सर्व नहीं करेंगी। अगर वो कुछ दिन भूखा रहेगा तो शायद उसका एटीट्यूड बदले। वो उसे ऑर्डर देती हैं कि खाना नीचे रख दे। अर्जियल को उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो जो करना चाहे करे, वो अपना काम करेगी। मेड्स को उनका जवाब पसंद नहीं आता। एक मेड गुस्से में चिल्लाती है कि कम से कम उसे नाइस दिखने का दिखावा तो करना चाहिए। वो गुस्से में अर्जियल के हाथ से ट्रे गिरा देती है और खाना फ्लोर पर फैल जाता है। वो मेड अर्जियल को ताना देती है कि तू एक रूइंड फैमिली से आई है और स्लेवरी में बेची गई है, तू कैसे अपनी बराबरी वालों को जवाब दे सकती है। अर्जियल चुपचाप उसकी बातें इग्नोर करती है और फ्लोर से खाना साफ करने लगती है। ये देखकर मेड और भी गुस्सा हो जाती है और उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुलता है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी मिस्टर लियन हार्ट अंदर आते हैं। गुस्से में वो पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सब शौक में उसे देखते हैं। वो मेस देखते हैं और अर्जियल को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। वो साय करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये दो मेड्स बस उस लड़की को परेशान कर रही हैं। लॉर्ड काइल का खाना पहले ही लेट हो चुका है, उसे जल्दी से दूसरा खाना तैयार करना होगा। अर्जियल हाँ कहती है और दूसरी प्लेट तैयार करने चली जाती है। लियन हार्ट दोनों मेड्स को गुस्से से घूरते हैं। उसे साफ है कि वो इंप्रेस नहीं है। दूसरी तरफ काइल अपनी नई एबिलिटीज स्टेटस विंडो में देख रहा है। अगर वो माइंड्स आई और मोनोपाथवेज को साथ में इस्तेमाल करे तो शायद मार्क्विस हाउसहोल्ड का फेट बदल सकता है, जो वैसे तो बर्बादी के लिए डेस्टिन्ड था। उसने ये गेम 10 साल खेला है। उसके पास एडवांस्ड फोरसाइट है। ऊपर से वो एक नोबलमैन के पावर और वेल्थ के साथ पैदा हुआ है। अगर वो ये सब वाइजली यूज करे तो डार्क फोर्सेस को रोक सकता है। पर पहले उसे अपनी हर्मेमियम डिजीज को ठीक करना होगा, ब्लॉक्ड मैना पैसेजेस को खोलना होगा और मैजिक सीखनी होगी। मैना डिले जैसे टैलेंट्स मैजिक में स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब उसके पास मैजिक का टैलेंट है तो उसके लिए विजर्ड बनना नाइट बनने से बेहतर रहेगा। दूसरा काम है मार्वेस फैमिली का डाउनफॉल रोकना। अगर फैमिली बचेगी तो वो भी सेफ रहेगा। मार्केस ऑफ सेल्टारियन के पास रेप्यूटेशन, स्किल, वेल्थ सब कुछ है जो उसे सपोर्ट देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे टैलेंटेड एलाइज इकट्ठे करने होंगे ताकि मैसिव डार्कनेस अटैक का सामना कर सके जो आने वाला है। अगर वो पोटेंशियल टैलेंट वाले लोगों को अपनी साइड कर ले तो वो उसे ताकत देंगे। यही उसका प्लान है। इसके लिए वो आसपास से शुरू करेगा। वो मार्केस ऑफ सेल्टारियन का हिस्सा है तो उसे लियन हार्ट से शुरू करना होगा, जो गेम में एक यूजफुल टैंक एनपीसी था। वो सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है। अर्जियल लौट आई है खाना लेकर। वो उसे देखता है और समझ जाता है कि ये वही बच्ची है जो पहले उसके कमरे में आई थी।
वो उसका नाम याद करने की कोशिश करता है लेकिन याद नहीं आता। अर्जियल चुपचाप उसके लिए खाना और मेडिसिन रेडी करती है। तभी स्टेटस विंडो खुलती है और वो उसे क्लासिफाई करती है एक लो रैंकिंग एनिमी की तरह। उसके स्टैट्स और टैलेंट्स भी शो होते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कोल्ड हार्टेड और हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसका टैलेंट उसे चौंका देता है, स्पिरिट्स इटर्नल फ्रेंड। ये स्पिरिट मैजिक कैटेगरी का हाईएस्ट लेवल टैलेंट है। काइल उसे घूरता रहता है जब तक वो पीछे मुड़कर उसे नहीं देख लेती। वो नर्वसली कहती है कि वो अपना खाना एंजॉय करे और पीछे हट जाती है। काइल उसे देखता रहता है और सोचता है कि जिसके पास जीनियस साइकिक बनने का टैलेंट है, वो मेड बनकर इतनी मेहनत क्यों कर रही है। इसका जवाब 1 साल पहले हुए ऑक्शन में छिपा है। ऑक्शनियर ने उस दिन उसे स्पेशल आइटम के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। काइल भी क्राउड में बिटर फेस से बैठा था। स्पॉटलाइट यंग गर्ल पर जाती है। वो अर्जियल थी, बैरन हेलिम की बेटी, जो अभी हाल में ही अपनी टाइटल खो चुकी थी। नोबल फैमिली से होने के कारण वो पोलाइट और स्मार्ट थी और क्राउड उस पर खूब इंटरेस्टेड था। जैसे ही बिडिंग शुरू हुई, सबने प्राइसेस चिल्लाने शुरू कर। सर लियनहार्ट, जो उसके बगल में बैठा था, बोला कि हमें ये ऑक्शन छोड़ देना चाहिए। हमें स्लेव ट्रेडिंग जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन काइल खड़ा होता है और एकदम से 300 गोल्ड की बड़ी बिड लगा देता है। प्राइस इतना बड़ा था कि ऑक्शनियर भी सुनकर रुक जाता है। नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उसे चुप करा देता है। वो अपना पैसा जैसे चाहे वैसे खर्च करेगा। उसके दिमाग में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके अपने पिता को भी उसकी परवाह नहीं है। जब उसने इतनी बड़ी बोले लगा दी तो पूरा क्राउड चुप हो गया। वो उस लड़की के पास गया जो उसे खाली निगाहों से देख रही थी और जिसके हाथों में शैकल्स थे। उसने उससे कहा कि अब से वो उसकी है। काइल ने उर्सिल को खरीद कर उसे बाहर ले जाकर उसके शैकल्स खोल दिए। अब वो आजाद थी। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती थी। उसने उसे आजाद कर दिया और कहा कि अब वो कोई स्लेव नहीं रही, क्योंकि उसने उसकी फ्रीडम खरीद ली है। काइल सर लियनहार्ट के साथ जाने ही वाला था कि वो लड़की फिर उसे आवाज देती है। वो सोचती है कि अब जब वो आजाद है तो वो कहीं भी जा सकती है, पर क्योंकि उसने कहा कि वो उसकी है, इसलिए वो उसके साथ जाना चाहती है। काइल हंसता है और कहता है, जैसी तेरी मर्जी। अब प्रेजेंट में हियानवू को समझ आता है कि उसे काइल की मेमोरीज भी मिलने लगी हैं। उसे समझ आता है कि वो मेड मार्क्वेस हाउस होल्ड में कैसे आई। उर्सिल ऑक्शन में बिकी थी और काइल ने उसे फ्री करने के लिए खरीदा था। इतनी छोटी उम्र में उस पर कितना कुछ बीत चुका होगा। साथ ही ये बात कि उसे काइल की मेमोरीज भी मिल गई हैं, ये साबित करती है कि वो पूरी तरह काइल के साथ मर्ज हो गया है। उसे वो इमोशंस भी फील हो रहे हैं जो काइल को उर्सिल के लिए थे। एक सॉलिडेरिटी का एहसास कि दोनों का भाग्य उनके कंट्रोल में नहीं था और दोनों ने खुद को दुनिया में अकेला महसूस किया। यही सब काइल को उसे खरीदने के लिए मोटिवेट किया था। वो सोचता है कि वो ज्यादा सोचने के बजाय अपने सामने रखे खाने का मजा लेने लगता है। वो पहला निवाला लेता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। वो उर्सिल से पूछता है कि क्या ये उसी ने बनाया है। लड़की धीरे से कहती है कि हाँ, ये पॉरेज उसी ने बनाया है। वो अब भी शाइनेस फील कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वो गुस्से में कैसे बिहेव करता है। पर काइल उसे उल्टा कॉम्प्लीमेंट करता है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छी कुक है और उसे अगली बार भी यही डिश चाहिए। उर्सिल थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह जाती है और शर्माते हुए नजरें हटा लेती है। उसके सिर के ऊपर एक स्टेटस मेन्यू खुल जाता है और दिखाता है कि उसके अफेक्शन पॉइंट्स काइल के लिए बढ़कर 35 हो गए हैं। हालांकि उनके बीच की ड्रामेटिक एनकाउंटर को देखते हुए अफेक्शन अभी भी ज्यादा नहीं था। ये सरप्राइज की बात नहीं थी, क्योंकि उसने उसका डेलिंक्वेंट बिहेवियर भी तो देखा होगा। असल में उस गेम में जिसे हियनवू खेलता था, उर्सिल नाम की कोई स्पिरिट समनर नहीं थी। मतलब मेन गेम स्टोरी में वो कभी अपने स्पिरिट समनिंग टैलेंट्स को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाई थी। वो मार्क्वेस हाउस होल्ड की इंटरनल रिबेलियन में फंस गई और मर गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब वो इतनी बड़ी टैलेंट को ऐसे नहीं जाने देगा। वो डायरेक्ट एक्शन लेने का डिसाइड करता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी स्पिरिट समनिंग सीखने के बारे में सोचा है। उर्सिल उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है कि वो ये अचानक क्यों पूछ रहा है। यंग नोबल कहता है कि उसे लगता है कि उसमें ये टैलेंट है, इसलिए उसे सीखना चाहिए। उर्सिल को कभी नहीं लगा कि उसमें ऐसा कोई टैलेंट हो सकता है, शायद इसलिए क्योंकि उसने स्पिरिट समनिंग को कभी करीब से देखा ही नहीं। स्पिरिट समनिंग सीखना बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। लो रैंक नोबल फैमिली के लिए ऐसी एजुकेशन अफोर्ड करना मुश्किल होता है। मतलब अब उसे ही खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो उससे कहता है कि अब से वो स्पिरिट समनिंग सीखेगी। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसी की है। उर्सिल शर्माते हुए नजरें फेरती है और एक नई नोटिफिकेशन विंडो दिखाती है कि उसके अफेक्शन पॉइंट्स बढ़कर 50% हो गए हैं। कुछ दिन बाद काइल अपने कमरे से बाहर निकलता है और सर लियनहार्ट के सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को गंभीरता से देखते हैं। काइल उससे कहता है कि उसे जाने दे। सर लियनहार्ट तुरंत मना कर देता है, जिससे काइल और अपसेट हो जाता है। वो इतने दिनों से उस कमरे में बंद था, वो अपनी जिंदगी ऐसे बंद रहकर नहीं काट सकता।
सर लियनहार्ट उसे मजबूती से कहता है कि जब तक उसके फादर उसे परमिशन नहीं देंगे वो नहीं जा सकता, खासकर पिछले इंसिडेंट्स के बाद। कायल कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है और उसे अपने पिता के सारे आर्ग्यूमेंट्स याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसे कमरे में बंद इसलिए रखा गया क्योंकि वो ट्रबल मेकर था, लेकिन जितना समय वो यहां बर्बाद कर रहा है उतना ही उसका माना कम हो रहा है। जब से उसे पता चला है कि वो कमरे में घूमती माना ऑर्ब से ब्लॉक्ड पाथवेज अनब्लॉक कर सकता है, तब से वो रोज पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर रहा है। इससे उसका शरीर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन हरमामू डिजीज क्योर करने के लिए ये काफी नहीं है। उसे और माना चाहिए, उसके लिए उसे कमरे से बाहर जाना होगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो कहीं दूर नहीं जाएगा, बस पास के फॉरेस्ट में थोड़ी एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज का नाम सुनकर लियनहार्ट सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कायल के मुंह से इतनी कंस्ट्रक्टिव बात कभी नहीं सुनी थी। इससे कायल को रियलाइज होता है कि वो पहले कितना बिग डेलिंक्वेंट था, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिर भी लियनहार्ट एक अड़ियल दीवार की तरह खड़ा है। वो गेम में भी ऐसा ही था, एक स्ट्रॉन्ग टैंक और लॉयल कंपेनियन। ओरिजिनल गेम में मार्क्वेस हाउसहोल्ड के फॉल के बाद वो वॉन्डरिंग नाइट बन जाता है और प्लेयर्स उसे रिक्रूट कर सकते हैं, पर अभी रेबेलियन नहीं हुआ है, इसलिए वो सल्तारियन मैंशन में काइल का पर्सनल नाइट है। इतना प्रॉमिसिंग टैलेंट बेबी सिटिंग में बर्बाद हो रहा था। ये सल्तारियन नाइट्स क्या कर रहे हैं? ये बात वो गलती से जोर से बोल देता है। लियनहार्ट को लगता है कि काइल उससे नाराज है और गार्ड के तौर पर वो उसे पसंद नहीं करता। काइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, पर लियनहार्ट बस यही एडवाइस देता है कि लॉर्ड यानी उसके फादर का आदेश मानो। तभी काइल को समझ आता है कि नाइट की लॉयल्टी उससे नहीं बल्कि लॉर्ड रिमेरियन यानी उसके फादर से है। ये नॉर्मल था, कौन एक डेलिंक्वेंट बेटे के साथ रहेगा, लेकिन वो इसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब उसका नेक्स्ट टैलेंट रिक्रूट प्लान सर लियनहार्ट से शुरू होगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके फादर को परसुएड करने की कोशिश करेगा। ब्लॉन्ड नाइट को महसूस होता है कि काइल के अंदर कुछ बदल गया है। उसे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन सच में यंग लॉर्ड अब उसकी लॉयल्टी जीतना चाहता है। काइल थोड़ी और कोशिश करता है, पर लियनहार्ट अभी भी ट्रस्ट नहीं करता। वो पूछता है कि काइल अब इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं भरोसा ही नहीं कि ये डेलिंक्वेंट सच में बदल गया है।